Two taps running together can fill a tank in 3 hole 1/13 hours. If one tap takes three more hours than the other to fill the tank, then how much time will each tap will take to fill the tank? Basically हमारे पास मान लेते हैं कि दो टैप हैं. एक टैप है हमारे पास A और एक है B. अब A क्या करता है, यहाँ पर एक टैंक को फिल करता है, बी वाला भी इसको फिल करता है. जब दोनों कंबाइन फिल करते हैं तो हमने देखा है कि ये जो पूरा टैंक है उसको फिल करने में कितना टाइम लगता है, इसको फिल करने में 3 होल 1/13 आवर्स लगता है. इतना क्लियर है. अब उसने कहा है कि अगर इंडिविजुअली हम फिल करने जाएं तो इंडिविजुअली जो ए टाइम लेता है, मान लेते हैं कि उसने एक कहा था कि एक जो है वो दूसरे से 3 घंटे ज़्यादा लेता है, तो मान लेते हैं कि ए क्या करता है 3 आवर्स मोर इतना टाइम लेता है देन बी. इतना क्लियर है. तो हम मान लेते हैं कि लेट बी अलोन कैन फिल द टैंक इन एक्स आवर्स. इतना क्लियर है. अब यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर ए क्या होगा, ए अलोन कैन फिल द टैंक इन x+3 आवर्स. ये पार्ट क्लियर हो गया. अब मैंने आपको ये पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर डेज़ की बात होती है तो हम हमेशा निकालते हैं 1 डे वर्क. इतना क्लियर है. अब जब आवर्स की बात आ जाती है तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 1 डे वर्क की जगह 1 आवर वर्क. 1 घंटे में 1 आवर वर्क. 1 घंटे में कितना काम किया इंडिविजुअल टैप ने. सो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पर 1 आवर वर्क ऑफ ए और साथ में 1 आवर वर्क ऑफ बी और साथ में 1 आवर वर्क ऑफ ए प्लस बी, मतलब दोनों का कंबाइन. इतना क्लियर है. अब देखिए अगर यहाँ पर हमारे पास ए जो है वो x+3 आवर्स लेता है पूरे टैप को फिल करने के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा 1/x+3. इतना क्लियर है. इसी तरीके से इसका कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा. और इसी तरीके से अगर वो टोटल टाइम कितना लेता है 3 होल 1/13 विच इज़ 3. अगर हम देखें तो 13 × 3 कितना हो जाएगा 39 + 1/13 विच इज़ 40/13 आवर्स. इतना क्लियर है. तो 1 आवर वर्क कितना होगा, वो हो जाएगा 1/40/13 विच इज़ 13/40 आवर्स. 30/14 आवर्स नहीं रहेगा, 30/14. इतना क्लियर है. अब देखिए यहाँ पर 1 आवर वर्क कैसे निकलता है, जैसे मान लेते हैं कि x आवर्स में कुछ वर्क हुआ, मान लेते हैं कि 1 यूनिट का वर्क हुआ. इतना क्लियर है. तो हम ऐसा बोल देंगे ना कि 1 आवर वर्क क्या होगा, 1 आवर वर्क क्या होगा, ये हो जाएगा 1/x. इतना क्लियर है. ये पार्ट क्लियर हो गया. x आवर्स में अगर कोई एक पर्टिकुलर वर्क कंप्लीट किया हमने तो 1 आवर में कितना वर्क होगा 1/x हो जाएगा. तो इसलिए जब भी हम 1 आवर वर्क निकालते हैं तो जो टोटल आवर्स हैं उससे हम क्या करते हैं 1 से उसको डिवाइड कर देते हैं. ये पार्ट क्लियर हो गया. अब आप एक चीज़ सोचिए, अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 1 आवर वर्क जो होगा वो ए का और साथ में 1 आवर वर्क जो होगा बी का, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या आएगा 1 आवर वर्क ऑफ क्या आना चाहिए 1 आवर वर्क ऑफ ए प्लस बी आएगा कि नहीं आएगा. इतना क्लियर है. ये तो सिंपल चीज़ है. अब यहाँ से देखिए 1 आवर वर्क ऑफ ए कितना था 1/x+3, 1 आवर वर्क ऑफ बी कितना था 1/x और यहाँ पर 1 आवर वर्क ऑफ ए प्लस बी कितना था 13/40. इतना क्लियर है. अब देखिए यहाँ से अगर हम एलसीएम लेके देखें तो वो कितना आएगा x × x+3 और ये आ जाएगा x × 1 और यहाँ पर x+3 × 1, x+3 = 13/40. अब देखिए x+x कितना हो गया 2x हो गया, 2x + 3, 40 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 13 से इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. अब देखिए x × x कितना रहेगा x², x × 3 3x. इतना क्लियर है. अब देखिए यहाँ पर यह आ जाएगा 80 और ये कितना आ जाएगा 120 और ये आ जाएगा 13x² + 39x. ये आ जाएगा 0 = 13x². अब प्लस 39x माइनस 80x माइनस 120. अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन क्या बनकर आती है, ये इक्वेशन आ जाएगी 13x². अब 39 माइनस 80 कितना होता है माइनस का 41x माइनस का 120 = 0. अब हमें क्या करना है, इस मिडल टर्म को स्प्लिट करना है. कैसे स्प्लिट करना है, ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनका सम क्या होना चाहिए माइनस का 41 होना चाहिए और साथ में जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए 13 और 120 का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल विच इज़
-120 इंटू 13 ये आएगा। अब इसके अगर हम फैक्टर करके देखें तो वो कितना आता है। अब देखिए पहले से एक तो हमारे पास 13 फैक्टर है ही, एक इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 और एक यहाँ पर आ जाएगा 10। बट हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 41 चाहिए। 41 तो इनमें से किसी को भी ऐड करके नहीं आने वाला। तो एक काम करते हैं, इसको फर्दर हम अभी माइनस नहीं ले रहे, माइनस हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ये आ जाएगा 12 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13। 13 इंटू 5 कितना रहता है, 65 रहता है। और यहाँ से 12 इंटू 4 कितना रहता है, 12 इंटू 2 कितना रहता है, 24। अब 65 और 24 के बीच में एक गैप होता है जो कि 41 का होता है। मतलब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 41 आएगा, लेकिन हमें तो ऐड करना है। तो एक काम करते हैं कि इस नंबर को नेगेटिव ले लेते हैं, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास -41 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -120 इंटू 13 आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस का 24x माइनस का 65x एंड दिस वन इज़ -120 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो x कॉमन आ सकता है, बाकी तो कोई फैक्टर नहीं है, तो बचेगा क्या, 13x प्लस कितना आ जाएगा, 24। इसमें से अगर हम देखें तो माइनस का 5 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से क्या बचेगा, 13x और ये कितना आ गया, प्लस का 24। अब 13x प्लस 24, इसमें से x आ जाएगा, इधर से कितना आएगा, माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला पार्ट अगर 0 के साथ इक्वेट हुआ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -24/13। और ये वाला पार्ट अगर 0 के साथ इक्वेट हुआ तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब आप एक चीज़ सोचिए कि यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती है। इतना क्लियर है, क्योंकि x हमारे पास टाइम है, टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मतलब आंसर क्या रहेगा, x इज इक्वल टू 5। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया था, दोनों का टाइम पूछा गया था। अब ये क्या है, ये जो x की वैल्यू है वो b के लिए है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि b कैन फिल द टैंक इन x था, तो यहाँ पर ये 5 आवर्स हो जाएगा। इतना क्लियर है। बट a के लिए कितना था, a कैन फिल द टैंक इन कितना था, x प्लस 3 विच इज़ 5 + 3, तो ये कितना आ जाएगा, 8 आवर्स। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 5 आवर्स, इसका आंसर आ जाएगा 8 आवर्स। ये आंसर था टोटल। ये पार्ट क्लियर हो गया। इंडिविजुअल इस तरीके से इन दोनों का आंसर आएगा।